स्नैचिंग पे जो ये लॉ लाए हैं, और पनिशमेंट भी थोड़ी रिगोरस है उसकी, कि जो चलते फिरते लोगों का अब वो ना तो डकैती हुई और चोरी से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल रिकग्नाइज़ करते थे, हम ट्रांसजेंडर रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। हम बच्चे को कई बार ऐसा डिफ़ाइन करते थे, कहीं पर 10 साल के बच्चे की गवाही ले लेंगे, कहीं 12 साल का बच्चा। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म एज जो इंटरनेशनली है 18 ईयर्स वो कर दी है। अभी हमने एक नई पनिशमेंट ऐड करी, वो एक अच्छा स्टेप है, और वो पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस। तो उसमें आप इंसान को कहोगे कि कम्युनिटी को सर्व करो, और बजाय, क्योंकि हमारी आपको सबको पता है जेलें ऑलरेडी ओवरफुल है, केसेस की पेंडेंसी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव स्पीड पे चला रहे हो या फिर ड्रंकन होकर चला रहे हो, और इन्हीं तीनों चीज़ों में आप हिट एंड रन करते हो। तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया नए लॉ में। हैंड कफिंग का फिर से यूज़ कर अलाउ कर दिया है, ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। और गैंग रेप की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी करती है। आप जजेस को देखिए और स्टूडेंट्स को देखिए, और इवन पुलिस वालों को भी देखिए, बहुत सारे पुराने केसेस भी चलते रहेंगे। तो बहुत मुश्किल तो है कि वो दिखाने के लिए, तो ये कि ऐसा जब बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा तो लोगों को लगेगा बहुत काम करा है, वो एक्चुअली काम नहीं करा है, वो एम्बिग्युइटी बढ़ा दी है, जो शफलिंग करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, खबरनामा के स्पेशल एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अगर इस देश के अंदर आजकल कोई चर्चा का विषय है और तो वो है कि जो भारत के अंदर नए कानूनों का प्रावधान लागू 1 जुलाई से किया गया है, उसे लेकर हर गली मोहल्ले नुक्कड़ कहीं पर अगर चर्चा है तो इन्हीं कानूनों की। और ये आजकल ना केवल वकीलों के लिए भी बल्कि आम जनता के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इन कानूनों में नया क्या है, पुराने कानूनों को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, क्या ज़रूरत थी। आखिर इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों के लिए आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ लॉ की विशेषज्ञ, अगर कहूँ तो सिंपल भाषा में कहूँ तो कानून पढ़ाने वाले एक अध्यापक से। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुज़हत परवीन खान जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मौजूदा में डॉक्टर साहिबा औरंगाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं और फॉर्मर डीन ऑफ जामिया यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज तमाम इन्हीं सवालों को लेकर मैं आपको मिलवाता हूँ नुज़हत परवीन खान जी से। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैडम, 1 जुलाई से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नए कानून आए हैं, इनको लेकर अभी बहुत असमंजस की स्थिति है, लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि आखिर इन कानूनों के बारे में ना तो अभी लॉ ऑफ अटर्निटी के लोगों को पता है, ना ही अभी आम जनता को भी इसके बारे में पूरा नॉलेज है। तो हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा विस्तृत रूप से एक आसान भाषा में लोगों को समझाने के लिए, आपके ओपिनियंस के लिए हम आपके साथ आए हैं। तो प्लीज़ आप हमें बताएंगे कि ये नए कानूनों के ऊपर आपकी क्या राय है। जी, तो जैसा कि आपने अभी कहा, 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो गए, और इनको लाया गया था पिछले साल, दैट इज़ 2023 में। अगस्त में पहल शुरू हुई, इसके ऊपर चर्चा हुई पार्लियामेंट में, और बिल आया एक तीनों लॉज को लेके। जो पहले हमारे आईपीसी था वो अब भारतीय न्याय संहिता, और जो सीआरपीसी था प्रोसीजरल लॉ, भारतीय सुरक्षा संहिता, तीसरा जो हमारा एविडेंस लॉ था, गवाहियों के लिए जो लॉ होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों लॉज पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुए तो उस वक्त भी इन पे चर्चा हुई और कुछ कमियां थीं, उनको फिर से डिस्कस करा गया, और फिर कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ चेंजेस आए, और फाइनली दिसंबर में ये पास हुए। 25 दिसंबर को कोई भी लॉ दोनों हाउसेस से पास होके और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, तो ये दोनों हाउसेस से पास हुआ दिसंबर के लास्ट वीक में, और 25 दिसंबर को इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई, और उसके इम्प्लीमेंटेशन की डेट रखी गई 1 जुलाई। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कानून आ गया, अब हम इसके लिए तैयारी करेंगे कि कैसे करके हम इसे कोर्ट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और परीक्षाओं के लिए और मुवक्किलों के लिए कैसे उनको तैयारी करेंगे। तो अब तैयारी करी है, इसी तरह से तैयारी करी कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए, मगर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जैसा कि मैं समझती हूँ, मैं क्रिमिनल लॉ की टीचर हूँ, तो पहला जो लॉ है इंडियन पेनल कोड, जो हमारा लॉ भारतीय
न्याय संहिता आप उसे बोलेंगे। मैम मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये कानूनों की रियली में अभी वाकई में इनकी ज़रूरत थी अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन पीनल कोड जो 1860 का था वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। कुछ कुछ बीच में चीज़ें आती हैं जिससे अमेंडमेंट करा जाता है। कुछ छोटा छोटा चेंज के लिए लॉ में प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट का, और वो अमेंडमेंट हो जाते हैं टाइम टू टाइम। जब हम ओवरहॉलिंग करें, जब हम बिल्कुल रिप्लेस करें, तो कोई बहुत बड़ी ज़रूरत होना चाहिए, बहुत बड़ा ना ही तो ज़रूरत थी और ना ही आपको कुछ दिखेगा। जो बहुत कोशिश करी गई है कि एक हिंदी में करने की कोशिश करी गई है कि हिंदी में, तो हिंदी में पहले भी था। फॉर्चुनेटली जो हमारे पार्लियामेंट का बेयर एक्ट होता है वो हिंदी में वो भी था। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें डाली हैं, नो डाउट, कुछ प्रोविज़न पड़े हैं, पर वो प्रोविज़न अमेंडमेंट से हो सकते थे। ये मेरा बदलाव जरूरी होता है, लेकिन बदलाव जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो तब तक नहीं, बदलाव ज़रूरी होता है, और उतना बदलाव जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अमेंडमेंट से करा जा सकता है, और पीछे भी हुआ है। ऐसा नहीं 1860 से और अभी हम 24 में जी रहे हैं, आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव हुए हैं, बीच में बदलाव हुए, और हर लॉ में बदलाव के लिए एक अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है जो पार्लियामेंट ही करता है, तो उससे बदलाव हो जाते हैं, और हर लॉ में बदलाव हुए हैं। बल्कि शायद काफ़ी परफेक्ट लॉ बनाया था, इसमें इतने बदलाव की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। मेजरली ज़रूरत कब आके पड़ी, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी से एविडेंस, या जैसे हम डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे तो कागज़ ही होते थे कि आप ओरिजिनल कागज़ दे रहे हो, ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है तो कोई कॉपी दे रहे हो, इनफैक्ट फ़ोटो कॉपी भी नहीं होता था। तो जब से ये टेक्नोलॉजी कुछ आई तो इसके फॉर्म में डॉक्यूमेंट वर्ड की डेफिनेशन ए करके जो था वो भी रही, और उसमें ऐड कर दिया कि डिजिटल एविडेंस भी एक्सेप्टेबल, और ये चीज़ें डिजिटल एविडेंस। ये तो कोरोना के बाद वैसे भी जुडिशरी ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो वर्चुअल मीटिंग होती थी, वर्चुअल मीटिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ पिटीशंस थ्रू ऑनलाइन मोड, हियरिंग थ्रू ऑनलाइन मोड, और डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस। हाँ, तो उसे लॉ का भी रूप दे दिया गया था। एविडेंस लॉ में उसकी पूरी एविडेंशियरी वैल्यू है जो साक्ष्य अधिनियम है, और इंडियन पेनल कोड में आपको उसको पूरी ऑथेंटिसिटी हो गई थी। लेकिन अभी मैडम जो वकीलों का भी रहता है उनकी भी ये कंप्लेंट रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र वकील लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अब काम बढ़ गया है। पहले तो सीधा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता था, ठीक है ना, अब पहले ऑनलाइन सबमिट होगा, फिर फिजिकल कॉपी होगी, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, अटेस्टेशन होगा। टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ थोड़ी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए थी, लेकिन अब बर्डन ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, वो धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी जो ऑफिसर्स हैं वो इतने टेक्नो सेवी नहीं है कि हर चीज़ को अगर टेक्नोलॉजिकली आ गया है तो उसे रिसीव करके और उस पर ही रिलाई कर लें। इसलिए वो अपनी सेफ्टी के, अपने केस को इंटैक्ट रखने के लिए हार्ड कॉपी भी ले लेते हैं। भाई जो जज के साथ एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है, दे आर नॉट ऑल सो मच डिजिटली एजुकेटेड। इनफैक्ट वो तो पुलिस का भी हो रहा है। हम कह रहे हैं ना, अभी हमारा प्रोविजन 0 FIR का आ गया है, ऑनलाइन FIR का आ गया, विदाउट जुरिस्डिक्शन FIR का आ गया है, या फिर साइबर क्राइम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं सोसाइटी में, तो कुछ साइबर क्राइम को भी हमने एड्रेस करा है अपने इस लॉज में। पर जिनको उसका कॉग्निजेंस लेना है वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है अभी इतने ज़्यादा। आई थिंक ये चीज़ें अच्छी हैं जो वक्त के साथ खुद ही आ रही थी ऑटोमेटिकली, और हमारे लॉज में भी आ गई। बट हमें जो अपना ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उन्हें बहुत एजुकेट करना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा उन लोगों को। तो उसी की वजह से तो ये अभी कुछ वक्त रहेगा जो बहुत ज़्यादा बर्डन है कि आपको डिजिटली भी चीज़ें देना है और वैसे करके भी देना है। तो जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश। तो अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की ही बात करती हूँ तो पहले की भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 511 होते थे, और साथ में बीच में जो आप कह रहे थे ना, हम भी बता रहे थे अमेंडमेंट से जुड़ जाते हैं, तो और भी 20-30 जुड़ गए थे, तो वहाँ आप कह सकते हैं 550 के करीब हो गए थे। वो सेक्शन अब कम हो गए हैं। अब हमारे पास 351 के करीब सेक्शंस हैं जो अब हमारा लॉ आया। तो अब आपको लगेगा ये इतने एकदम से कम क्या होगा, क्या गायब कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो डेफिनेशन, कई बार हर लॉ को समझने के लिए हमें थोड़ा उसके वर्ड्स डिफ़ाइन करना पड़ते हैं। पहले वाले लॉ में जो 60 का लॉ था, हर वर्ड को डिफ़ाइन अलग अलग सेक्शन में करा था। अभी इन्होंने क्या करा, एक सेक्शन 2 करके सारी डेफिनेशन ABC करीब 52 सेक्शन एक ही में डाल दिए, तो उससे कम हो गया सेक्शन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इसको थोड़ा कंसाइज करने की कोशिश करी है। दूसरा नॉमेनक्लेचर चेंज है।
नॉमेनक्लेचर चेंज मेरे हिसाब से एज ए टीचर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी इंडियनाइजेशन के नाम पे अगर करते हैं तो हो सकता है उन्हें कोई अच्छा लग रहा हो। उसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जो हमारे यहाँ नहीं थी, जैसे चोरी का ऑफेंस सेक्शन पहले 378 में डिफाइंड था, और चोरी का मतलब बस होता था कि आप गए किसी के घर में चुपके से चोरी अंधेरे में सीक्रेटिवली करके ले गए, और पनिशमेंट महज 2 साल की थी। तो इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा एक अमेंडमेंट करा है। एक तो अभी चोरियां 2-3 तरह की ज़्यादा होने लगी, जैसे स्नैचिंग आपने देखा होगा, बहुत स्नैचिंग होती हैं। तो स्नैचिंग पे जो ये लॉ लाए हैं, और पनिशमेंट भी थोड़ी रिगोरस है उसकी, कि जो चलते फिरते लोगों का, अब वो ना तो डकैती हुई और चोरी से थोड़ा ज़्यादा हो गया। चोरी और डकैती या रॉबरी में फ़र्क ये होता है कि चोरी हमेशा चुपके से करी जाती है, और रॉबरी या डकैती में इंसान को फियर ऑफ इंजरी दे के कि आप अपना सामान ये निकाल दो, या फिर वो कुछ इस तरह आपके वो सोने जागने का इंतज़ार नहीं करते हैं बल्कि आपके सामने करते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोगों न्यूक्लियर फैमिलियाँ हैं कोई वर्क प्लेस पर, तो दिन में चोरियाँ बहुत होने लगी हैं, एक ये भी फ़र्क हो गया है। तो स्नैचिंग अक्सर लोग जब मार्केट में होते हैं, शॉप पे होते हैं, तब होती है, और चोरियां जो दिन में होती हैं उसका कॉग्निजेंस इन्होंने लिया है और थोड़ी सीवियर पनिशमेंट दी है। ये एक अच्छा पॉइंट है। ये कौन से एक्ट के अंदर? ये भारतीय न्याय संहिता में ही है, जो हमारी आईपीसी है उसी में है चोरी के ये सारे प्रोविज़न। और इन्होंने 1-2 चीज़ें और भी बहुत अच्छी ली हैं, जो मतलब मुझे लगा कि बट एक चीज़ गलत कर दी, जहाँ पर ये सेक्शन था वहीं पर इसमें ये ऐड कर देते, ये चीज़ें A-B करके करते, या इसकी रीनंबरिंग फिर से कर देते। इन्होंने अपनी एक जो तरीक़ा करा जिससे सारे जजेस भी परेशान हैं, वो ये करा चैप्टर ही बदल दिए, सेक्शन बदल दिए, मेजर चेंज कुछ नहीं है। जैसे कि जहाँ पर पहले आता था आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वहाँ उन्होंने उस चैप्टर में उठा के वीमेन रिलेटेड, ये अच्छी चीज़ है कि आपने बच्चों और औरतों से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस जगह जगह कहीं फैले हुए थे उन्हें एक जगह कर दिया है। मगर गलत चीज़ ये हो गई है कि आपने जो सीधे सीधे अच्छे खासे चैप्टर थे उसको अपना ज़ील में ये दिखाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उनको नई जगह दे दी। जैसे हमारी सोसाइटी में किसी को भी मर्डर बोलो तो दफ़ा 302 दिमाग में आ जाता है। अब वो दफ़ा 302 हट के वो दफ़ा 102 हो जाए, 101 और 102 हो जाए, और 103 हो जाए, और फिर 104 और 5। वो इन्होंने बात करी है जो आपका जो आपका ये मॉब लिंचिंग, एक मॉब लिंचिंग बहुत हो रही थी सोसाइटी में, पर मॉब लिंचिंग ऐसा नहीं है, पहले नहीं था। पहले ऐसे करके था, गैंग ऑफ 5 और मोर पीपल किसी को मारते हैं तो फिर सज़ा थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा लोग अगर ज़्यादा किसी को अटैक करते हैं। इसमें इन्होंने थोड़ा सा वर्ड रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी ऐड कर दिया, बिकॉज मॉब लिंचिंग वाज हैपनिंग, पर उसका सेक्शन इतना वहाँ लाके 105 या 104 कुछ सेक्शन कर दिया है, मतलब वो उसी मर्डर की पनिशमेंट के सीक्वेंस में चला गया है। तो इस तरह से जो सेक्शंस हैं उनकी जो ओवरहॉलिंग करी है वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उससे लोगों को, स्टूडेंट जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, लॉ का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम अभी पढ़ेंगे उनको तो ठीक है, मगर एग्ज़ाम तो बच्चे पहले का पढ़े हुए हैं, 5 साल 6 साल पहले वो जुडिशरी का, सिविल सर्विसेज का आगे एग्ज़ाम देंगे। अब वो कौन सा वाला लॉ लिखेंगे, ये वाला या ये वाला? जजेस जो बैठे हुए हैं, जो 10-10 20-20 साल से, 25 साल से बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूस इस लॉ में डिसाइड कर रहे हैं, इस लॉ में लिख रहे हैं, अब अचानक उन्हें नया सेक्शन। एक बात याद आती है मैडम कि जो बातें आप बता रहे हैं, ऐसे तो लगता है कि जैसे कि भारत एक विकास की पटरी पे दौड़ रहा था, कहीं उस विकास की पटरी में स्पीड ब्रेकर का काम तो नहीं करेंगे ये नए लॉ? करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। बट जो चीज़ें मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ अच्छे पॉइंट भी, जैसे कि हम लोग हमेशा ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल रिकग्नाइज करते थे, हम ट्रांसजेंडर रिकग्नाइज कर रहे हैं। हम बच्चे को कई बार ऐसा डिफ़ाइन करते थे, कहीं पर 10 साल के बच्चे की गवाही ले लेंगे, कहीं 12 साल का बच्चा। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म एज जो इंटरनेशनली है 18 ईयर्स वो कर दी है, ट्रांसजेंडर को रिकग्नाइज़ करा है, और इन्होंने जो है कुछ चीज़ें ओमिट कर दी हैं, जैसे जो अंग्रेज़ों के टाइमों की कुछ चीज़ें थी। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थोड़ी बदल दी है, गवर्नमेंट सर्वेंट कर दिया है। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, मगर ये इतनी अच्छी चीज़ें सिर्फ अमेंडमेंट के माध्यम से हो सकती नहीं। ये जो रीअरेंजमेंट करा है ये मुश्किल करेगा, और इसको आई डोंट नो अब इतना आगे चले गए हैं, ये रोल बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट बहुत मुश्किल होगा। प्रैक्टिकली हम स्टूडेंट्स का देख रहे हैं, जो अभी हमारा सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आया वो फ्रेश पढ़ेगा,
उसके लिए तो फिर भी बेटर है, मगर वो फ्रेश तो मुट्ठी भर स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट तो ज़्यादा वो होते हैं जो पिछले हमने 10 साल में पढ़ा दिया और वो कंटिन्यूस कंपटीशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। अब वो कंपटीशन जो समय कमीशंस हैं वो नए वाले लॉ के हिसाब से पेपर देंगे या पुराने वाले से? जिन जजों को जजमेंट देनी है, सुनना है पूरे केस को, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। 30 साल से 20 साल से जज बने बैठे हैं और वो कंटिन्यूस उस लॉ के तहत जजमेंट दे रहे हैं, तो उनको, और जो पुराने जजमेंट पेंडिंग है उनका क्या करें? अब वो नज़ीर कहाँ से आएंगी? नज़ीर भी और जो पुराने जजमेंट केसेस पेंडिंग है उन पे तो उन्हें उसी के हिसाब से चलना होगा जिस लॉ में थे, बिकॉज कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है। पुराने उस पर लागू नहीं करता, आगे को लागू करेगा। तो जो फ्यूचर केसेस पेन डाले जाएंगे, फाइल होंगे, उन पे तो ये लॉ लगेगा। पुराने केसेस पे तो जजेस का दिमाग कितना पजल होगा, अभी जो केस फाइल हुआ उसे हमें इस लॉ में चलना है लेके, अपना जो भी ऑर्डर लिखना है, और हर दिन 10-20 पुराने केसेस भी, आप जानते हो कि कोर्ट में तो पुराने ही केसेस चलना है, तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द जजेस ऑल्सो। मैडम अगर एक बात करें हम सिंपली आसान भाषा के अंदर, आप मैं एक बार पनिशमेंट्स में बताना चाहूँगी। हाँ, पनिशमेंट जो है हमारे यहाँ अभी जो प्रेजेंटली पनिशमेंट होती है तो इम्प्रिजनमेंट, जो कि सिंपल भी हो सकती है 6 महीने की या 1 साल की या 2-3 साल की। उसके बाद आती लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि पहले अक्सर 14 साल 10 साल ऐसे मिलती थी, और उसके बाद आती है डेथ पेनल्टी। तो ये, और फिर फाइन एक्सेट्रा, फाइन या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पनिशमेंट में थोड़ा सा, एक पहले ज़माने में जब आईपीसी ओरिजिनली था और जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, एक और सज़ा थी जिसे हम काला पानी कहते थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, अंडमान निकोबार भेज देते थे। तो वो तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम आज़ाद हुए, उसे हमने डिलीट कर दिया था। तो हमारे पास 5 सज़ाएँ बची थी, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी और फाइन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमने एक नई पनिशमेंट ऐड करी, वो एक अच्छा स्टेप है, और वो पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस। तो जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, पेटी ऑफेंसेस के अंदर, पेटी ऑफेंसेस, हाँ पेटी ऑफेंसेस, और कुछ स्पेसिफाई भी करे हैं, तो उसमें आप इंसान को कहोगे कि कम्युनिटी को सर्व करो, और बजाय, क्योंकि हमारी, आपको सबको पता है, जेलें ऑलरेडी ओवरफुल हैं, केसेस की पेंडेंसी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा है, तो उस सब को भी अवॉइड करने के लिए और मौका देने के लिए इंसान को कम्युनिटी सर्विस करा। जैसे कि चोरी की अभी हम बात कर रहे थे, कहीं तो सज़ा बढ़ाई है, लेकिन अगर 5,000 रुपये तक की किसी ने चोरी करी है और वो कबूल भी लेता है और वो पैसा वापस भी कर देता है, तो वहाँ पर उसको कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट है। कम्युनिटी पनिशमेंट का भी ये कि उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके लिए उनको ऑब्जर्वर रखना पड़ेंगे। काम दे दिया कि कुछ किसानी का काम कर लो, कहीं किसी लंगर में काम कर लो, तो कुछ काम उन्होंने डिसाइड करें जो तो ये एक अच्छा स्टेप है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस इन्होंने तो अब बनाई है, लेकिन एक्चुअली काफ़ी पहले से ही इसके बारे में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बिलीव करती हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस। उसमें ये होता है कि आप पनिशमेंट दे के ही क्या पालोगे। अगर कहीं कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई ने गलती से कर दिया है, तो उसे सज़ा देने की जगह उसे सोसाइटी को सर्व करवा लो, तो वो भी ठीक हो जाएगा और कुछ सोसाइटी का भी फ़ायदा हो जाएगा। जैसे माना कोई डॉक्टर कोई ऑफेंस कर देता है, कोई इंजीनियर से कोई गलती हो जाता है ना कई बार, हीट ऑफ पैशन में किसी भी वजह से, तो उनको हम कम्युनिटी को सर्व करवा लें। या तो इसी तरह जो ऑफेंस में एक चेंज आया है, और वो चेंज वैसे जो आना चाहिए था वो आया भी नहीं। बहुत आपने डिबेट सुने होंगे, मैरिटल रेप पे एक इशू चल रहा था कि घर में ही जो, अगर वाइफ की कंसेंट के बगैर अगर हस्बैंड और वाइफ रिलेशन ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं तो वो ठीक नहीं है, उस पर एक औरत मैरिटल रेप के लिए जा सकती है। उसे तो इन्होंने कवर नहीं करा क्योंकि अभी वो इंडियन कल्चर के ख़िलाफ़ है, लेकिन एक चीज़ कवर कर ली है कि वो जो सज़ा है वो बढ़ा दी है रेप के केसेस में। और जो पहले कंसेंट की एज, मतलब क्योंकि शादियां हमारे यहाँ कई बार लड़कियों की बहुत छोटे हो जाती थी, वो 15 साल की लड़की को भी मैरिटल रेप नहीं मानते थे। वो अब कहा है कि पहले तो 15 साल पे शादी नहीं होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम एज होगी, और वो 18 साल कर दी है। तो एक ये अच्छा चेंज है। और गैंग रेप की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी कर दी है, जो पहले नहीं थी। उस पर डिबेट चल रही थी कि गैंग रेप अगर होता है, और गैंग रेप भी कई बारी जो ट्रस्टेड लोग होते हैं, जैसे कि एक वीमेन पुलिस स्टेशन गई अपने घर का कोई झगड़े की रिपोर्ट लिखाने, उसे कमज़ोर समझ के पुलिस वालों ने ही उसको, और ये बहुत केसेस हैं इसके ऊपर, या वो हॉस्पिटल में एडमिट है एक वीमेन अपनी किसी परेशानी को लेके, हॉस्पिटल स्टाफ या कस्टोडियंस होते हैं ये, तो इस तरह की अगर है तो उनको डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न हो गया। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है।
तो और उसके अलावा मॉब लिंचिंग का मैंने आपको पहले बता ही दिया, मॉब लिंचिंग। फिर एक बहुत अच्छी और चीज़ ऐड हुई है जिसे मैं तारीफ़ करूँगी, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस। तो डेथ होती है एक पर्पजली आप करें तो उसके लिए तो हमारे यहाँ थी आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। हाँ, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जैसे पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया तो डेथ पेनल्टी थी, या फिर कोई बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को जो सपोर्ट, जिनको डिफेंसलेस हैं, आप गए और मार दिया। तो अभी जो है वो, और ये जो नेग्लिजेंस था, अक्सर रैश ड्राइविंग कर रहा है कोई इंसान, गलत साइड में चला दिया, या स्पीड जो प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा कर दिया, तो उसको इसके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी पनिशमेंट अपनी हिट एंड रन केसेस में डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस को इंक्रीज करी है पनिशमेंट, 2 ईयर से उसको 5 ईयर कर दिया है। सेक्शन 304A था डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, वो अब एक तो सेक्शन 106 हो गया है भारतीय न्याय संहिता का, और पनिशमेंट पहले सिर्फ 2 साल की थी। तो वो कहते थे कि डेथ तो वहाँ भी हुई जो आपने कॉजिंग डेथ अंडर मर्डर वाला, तो वहाँ तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम पनिशमेंट। और अगर किसी ने हिट एंड रन जस्ट बिकॉज नेग्लिजेंस, और नेग्लिजेंस को ये मानते हैं कि आपका, क्योंकि किसी भी क्राइम के लिए खाली एक्ट ज़रूरी नहीं होता, गिल्टी इंटेंशन, क्योंकि जब आप करते हो ऐसा कुछ तो किस तरह करते हो, या तो आप रॉन्ग साइड में चला रहे हो या आप ओवर स्पीडिंग में चला रहे हो, तो इट मीन्स इट्स योर गिल्टी इंटेंशन। तो आप इतना इनोसेंट नहीं हो, इनोसेंटली आपसे हिट एंड रन हो गया कोई, या आप ड्रंकन होके चला रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें सज़ा की मातहत हैं, चाहे आप रॉन्ग साइड चला रहे हो, विदाउट एक्सेसिव स्पीड पे चला रहे हो, या फिर ड्रंकन होके चला रहे हो, और इन्हीं तीनों चीज़ों में आप हिट एंड रन करते हो। तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया नए लॉ में कि आप अगर किसी को हिट एंड रन करते हो, और अगर हिट एंड रन करते हो पनिशमेंट तो इतनी है, वो भी जब है जब आप पकड़ जाते हो, अगर रन अवे कर जाते हो तो वो और बढ़ जाती है। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिशियन के बेटे, तो अभी हाँ, आप सभी अभी जैसा आपने बताया, अभी ये केस हुआ कि महाराष्ट्र में पॉलिटिशियन का बेटा अपनी गाड़ी में किसी फंस गई, तो जाहिर बात है एक तो या तो वो एक्सेसिव स्पीड पे चलाता रहा, उसे बिल्कुल अपने जो साथ में दूसरे लोग सड़क पे चल रहे हैं उनका होशवास नहीं है, तो कैसे, वो तो सबका पब्लिक डोमेन है। तो आपको एक पर्टिकुलर स्पीड प्रेस्क्राइब होती है, जहाँ भीड़ वाली जगह होती है, और स्लो स्पीड प्रेस्क्राइब्ड होती है, हाईवे पे अलग स्पीड होती है, प्लस आप जब ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं वो अलग एक आपका तरीक़ा होता है। तो यही सब बातें देखते हुए, पहले ही कहते थे एक्सीडेंटल चीज़ों में आपका मेंटल एलिमेंट नहीं है, आपका कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है, मगर अब ये पाया गया गिल्टी इंटेंशन है। अगर आप अपनी ड्यूटी को ओमिट कर रहे हो, जैसे अभी अक्सर आए दिन हम केसों में देखते हैं, अभी रिसेंट ही सारी लोग देख रहे हैं, कई स्टेट्स में ऐसे केस हुए जो गाड़ी में इंसान खिंचता चला जा रहा, तो ऐसा नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता जो ड्राइव कर रहा होगा। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं एक्सेसिव स्पीड में भी चला रहा है, वो अपने मेंटली उस टाइम बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन, चाहे वो ड्रग्स का हो चाहे वो लिक्वर का हो, वो कहीं उस इन्फ्लुएंस में है। तो इसका मतलब है आप जिम्मेदारी से नहीं चला रहे हो। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो आपका माइंड, इसका मतलब है गिल्टी माइंड है। अगर आप रोड पे निकलते हो, आप अपना कोई काम करते हो, और अगर वो नेग्लिजेंटली, इवन डॉक्टर्स के एग्जांपल हैं बहुत सारे, डॉक्टर्स का जबकि एग्जांपल अभी तक हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता था जो सिविल लॉ होता है, पर अभी क्रिमिनल में भी आने लगा था, क्योंकि कई बार आए दिन ये केसेस के डॉक्टर, पेशेंट के पेट में पट्टी रह गई, पेशेंट के पेट में नीडल रह गई, सुई रह गई, चाकू उनका नाइफ जिससे वो करते हैं ऑपरेशन वो रह गया, तो या तो वो डॉक्टर इनकॉम्पिटेंट है या फिर वो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए वो काम कर रहा। तो इसलिए अब वो भी सजा के दायरे में आएंगे, वो सज़ा के खाली दायरे में नहीं, बहुत सीवियर सज़ा के दायरे में आएंगे। ये अच्छा पॉइंट है इस लॉ का। तो ये अमेंडमेंट समझ लिए, या इस नए लॉ में इन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया, दिस इज़ ए गुड चेंज। मैम, नए कानूनों में ये माना जाता है जा रहा है, जो पब्लिक के अंदर, पब्लिक डोमेन में बात चल रही है, कि उसमें महिलाओं का ज़्यादा पक्ष लिया गया है, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए, जिसमें बनिस्बत की पुरुषों को थोड़ा निगलेक्ट किया गया है। आई थिंक ऐसा तो नहीं है। महिलाओं की कुछ चीज़ें, चूँकि महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी सारे कानून पिछले 30-40 साल में, और या जब से हम कहते हैं हम स्वतंत्रता मिली है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तभी भी उन्होंने उसको टेक केयर करा गया था। उसकी वजह ये थी कि हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जहाँ पर हम कहने को कह देते हैं इक्वालिटी है सोसाइटी में, पर ऐसे था। तो उसे इक्वल लाने के लिए हम कुछ ऐसा नहीं करा है उल्टा, बट इसको सिर्फ इक्वल लाए हैं, चीज़ें ऐसे करके कर दी हैं कि उनको एक्चुअल मीनिंग में इक्वालिटी मिल सके।
मतलब उसी से शायद बहुत सारे लोगों को समाज में लग रहा होगा कि परेशानी है या उनको कुछ दे दिया। नहीं, क्योंकि हम इक्वालिटी कह के भी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी उनका स्टेटस ऐसा था। अब हम अगर मैं लॉ से हटके भी बात करूंगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भी हम उनको कहीं जॉब में रिजर्वेशन दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? उनको ऊपर करने के लिए नहीं, उनको बराबर लाने के लिए दे रहे हैं एक्चुअली, है ना। और बहुत सारी चीज़ों में एडमिशन में कहीं देते हैं, कहीं फीस माफ़ करते हैं, कहीं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है कि अगर वो बच्चे को बर्थ दे रही हैं तो फिर उनको कुछ पैसा दें। पहले के टाइम में अगर हम 90s की बात करें तो स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन के दौरान 5% का छूट दी जाती थी, किताबें देते थे फ्री। हाँ, तो यही तो जब वो पढ़ने आती नहीं थी, और या फिर घर वाले भी सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन तो घर में ही होता है। तो जब वो भी डिस्क्रिमिनेट करते तो स्कूल वाले उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए फ्री यूनिफॉर्म देते थे, फ्री किताबें देते थे, फ्री फीस माफ़ कर देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके उन्हें हम आपके साथ या मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट या उनके आगे नहीं ले जा रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराबरी पे लाने, जो हम कहते हैं कि समाज में सब बराबर है, वो बराबर लाने के लिए करा जा रहा है। और उसका असर भी देखने को मिल रहा। तो क्रिमिनल लॉ में भी ऐसे ही कुछ प्रोविजन डाले गए हैं जहाँ पर वीमेन को सुरक्षा दी गई है। इट इज़ नॉट कि उनको कुछ आप ज़्यादा कर रहे हो उनके लिए, बल्कि अगर नए कानूनों की बात करें तो ये जनता के लिए कितना फेवरेबल है, और इसमें लोगों को भी ये डर है कि पुलिस के हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा आपका ओपिनियन चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है प्राइमा फेसी पे देखने के कि पुलिस के जो हाथ वो तो रिमांड पीरियड 15 दिन से 40 दिन का कर दिया है। जो है पूरे स्टेटमेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन में लेने वाली बात है। ये इस पे आप थोड़ा सा देखो, जो चीज़ें करी तो बेहतरी के लिए हैं। हाँ, मगर कई बार पुलिस ऑफिसर मिसयूज़ कर सकते हैं, पर अभी हमें इस नज़र से मेरे ख्याल में नहीं देखना चाहिए। पहले उसका जब सोच के करा गया है तो उसका उपयोग देखना चाहिए। हमें अभी देखना चाहिए जो चीज़ें, जैसे बेल के लिए उन्होंने कहा है कि जो बेल का प्रोविज़न है वो उसके लिए कितने दिन उसको रखा जा सकता है, और इंडिविजुअल जो एक्यूज़ड है और सस्पेक्टेड लोग हैं उनमें फ़र्क करा है। एक्यूज जिसके ऊपर मतलब हो गया है और सस्पेक्टेड, तो उनके दोनों के बेल प्रोविज़न अलग कर दिए हैं, और कंडीशन अपने एक्यूज पे अलग कंडीशन है और सस्पेक्टेड के ऊपर अलग। थोड़ा इलेबोरेट करेंगे? हाँ, तो बेल बॉन्ड जो होता है, जो बढ़वाया जाता है फॉर द रिलीज़, तो वो जो है उसके लिए जो आपका सस्पेक्टेड पर्सन है उसकी अमाउंट कम है, और इनके लिए एक्यूज के लिए ज़्यादा है, ताकि जब छोड़ें तो बेल बॉन्ड में एक श्योरिटी दी जाती है जब बेल बॉन्ड हो जाता है। तो वो चीज़ें आ गई। दूसरा, जो आजकल टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी जो डिवाइस है, कोई भी जो चीज़ें हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग, वो सारी जो ट्रांसमिशन है उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना गया है। रादर दैन और चीज़ों के ऊपर इसको तरजीह दी गई है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चाहे वो किसी भी। ये तो कोर्ट प्रोसीजर की बात होगी मैम। अगर देखिए हम साइबर स्पेस की बात करें, जो साइबर स्पेस में क्राइम होता है, इसको नए कानूनों में कितनी जगह मिली है? क्योंकि आज की डेट में लोग फेसबुक पे रहते हैं, मिली है, पर अभी भी उतनी नहीं मिली। हाँ, वो उसमें अभी नहीं मिली है, क्योंकि वो सब भारतीय न्याय संहिता में ही आ जाता। एज सच कुछ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ डिजिटल एविडेंस को तो एक्सेप्ट करा है, पर क्राइम की डेफिनेशन में कहीं ज़्यादा। क्योंकि अगर हम साइबर क्राइम की भी बात करते हैं, साइबर लॉ भी है ना, जो वो पंगु सा दिखाई देता है, हैंडीकैप्ड है पूरा जी। क्योंकि साइबर लॉ जब आया था 2000 में, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसी वक्त आपने थोड़े थोड़े चेंज बाकी लॉ में भी हुए थे, एविडेंस एक्ट में भी हुए थे और आईपीसी में भी हुए थे। उससे ज़्यादा अभी भी कुछ नहीं करा है, जबकि कर सकते थे। उस बात को 23 साल गुजर चुके हैं, पर साइबर क्राइम्स को उस नाम से कहीं नहीं इन्होंने डिफाइन करा कि कोई साइबर क्राइम्स हैं। बट साइबर टेक्नोलॉजी से हुए क्राइम में कोई जो डिवाइस यूज हुई है उसे एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर एज सच क्राइम के नॉमेनक्लेचर बिल्कुल नहीं। एक चीज़ और मैम, जैसे कि क्राइम को रिपोर्ट करने का टाइम जो बताया गया है, जैसे कि 72 घंटे का है, उसके ऊपर थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है, एक इन्होंने उसको रिमूव कर दिया है। ये वर्ड जो पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता था, हाँ, वो चेंज कर दिया है। हैंड कफिंग का फिर से यूज़ कर अलाउ कर दिया है। ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले काफ़ी जजमेंट आए जिसमें उन्होंने कहा हैंड कफिंग इज़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट। तो अभी फिर से उनको दे दिया है।
However, वो कहते हैं इट इज़ लिमिटेड टू हैबिचुअल ऑफेंडर। उन्होंने लिखा है कि हैंड कफिंग का यूज़ अलाउ करा है, विच सीम्स टू बी अ लिटिल इनह्यूमन, क्योंकि अभी तो हमने उससे छुटकारा पाया था, पर थोड़ा उसे जस्टिफाई ये करा है कि हैबिचुअल क्राइम या फिर जो ऑफेंडर बड़े क्राइम्स करते हैं, छोटे क्राइम करने वाले ऑफेंडर्स के लिए नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की बहुत पावर बढ़ा दी है, जो पहले नहीं थी, जो बुलडोजर कल्चर है जी। और वैसे भी किसी की प्रॉपर्टी को जैसे ही क्राइम करा तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो, कुर्की। हाँ, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होती थी, इमूवेबल बिल्कुल लास्ट रिसॉर्ट होता था अगर वो इंसान कोई और तरह से नहीं। तो मैम अगर हम प्राइमा फेसी पे देखें तो इसका मिसयूज होने का चांसेस ज़्यादा लगते हैं। हाँ, ये तो समय ही बताएगा। हाँ, वैसे देख के लग रहा है, खासकर जो पुलिस को थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं उससे लगता तो है, और स्पेशली ऑलरेडी हाई हैंडेडनेस ऑफ पुलिस हमारे समाज में दिखती है, तो हो सकता है ऐसा हो। लेट्स सी। कई जगह पे पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको शायद ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो सोचते हैं माइट इज़ राइट, उनको सारी पावर है, जबकि ऐसा होता नहीं। दे आर ऑल्सो लिमिटेड, इफ़ यू रीड द लॉ केयरफुली, दे आर ऑल्सो लिमिटेड इन देयर पावर, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसकी एक लाइन पढ़ो तो पावर आ जाती है, और दूसरी लाइन में फॉरेन प्रोवाइडेड एक्सेप्ट इन दीज केसेस, तो वहाँ लिमिट हो जाती है, तो कई बार वो लैंग्वेज का मिसयूज़ हो जाता है। मैडम जो नए प्रावधान आए हैं नए कानूनों के हिसाब से, जो देशद्रोह राजद्रोह, इनकी परिभाषा भी थोड़ी चेंज कर दी है, इनके सेक्शन भी चेंज कर दिए हैं, और इसको काफ़ी हद तक अच्छा चेंज करा है। पहले 124A ऑफ IPC सेडिशन के बारे में बात करता था, और इसमें वो कोई भी इंसान जो आवाज़ उठाता था गवर्नमेंट के खिलाफ उसको पकड़ के सेडिशन में, और सज़ाएं बहुत सीवियर थी, और उसको राजद्रोह कहते थे। तो वो अंग्रेज़ों के समय तक तो सही था, उन्होंने जब डाला था, लेकिन हमारे जो हमारा जो इंडिपेंडेंट कंट्री और नेशन था उसमें ये गलत हो चुका था। तो इसका इन्होंने क्योंकि काफ़ी सारे जजमेंट में भी उसे क्रिटिसाइज़ करा, उसका यूज़ करके पुलिस जो है वो काफ़ी लोगों को बंद कर देती थी, और उसमें बेल वगैरह भी नहीं होती थी। तो अभी इन्होंने एक सेक्शन करा है 152A, और उसका नाम रखा है एक्ट इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी जिन एक्टिविटीज़ से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान होता है उनकी सज़ा है, और उनकी सज़ा का उसके फिर पनिशमेंट भी कम करिए, और जान के अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसा करता है, चाहे अपने किसी डॉक्यूमेंट से, चाहे किसी एक्शन से जिससे सॉवरेनिटी इंडिया के ख़तरे में, तो अगर कोई अपोजिशन पार्टी का बोलता है, या कोई अगर माना महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस निकालता है, तो वो आपकी सॉवरेनिटी को थोड़ी ख़त्म कर रहा है। तो पहले जो 124A था उसमें उन्हें भी बंद कर लेते थे कि आवाज़ ही उठाना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गलत है। यहाँ वो ये कह रहे हैं नहीं, आवाज़ तो उठाई जा सकती है, पर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, देश को विभाजन करोगे, बांटोगे, कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, तब पनिशमेंट है। कहीं ना कहीं सरकार ने रियायत दी है, रियायत दी है इसमें, क्योंकि यहाँ भी बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, और आप वही जब भी डेमोक्रेसी है, वरना तो ऑटोक्रेसी होती जा रही है। एक चीज़ और मैम, आमतौर पर माना जाता है कि हमारे देश के अंदर झूठे मुकदमे, झूठे आरोप, झूठे एलिगेशन लगा के कोई भी निकल जाता है, और लंबी प्रक्रिया के बाद पता लगता है कि जी वो तो सब कुछ फॉल्स था। तो अब ऐसे के अंदर, अब जो नए कानूनों के अंदर क्या प्रावधान आए हैं, हाँ। कि इस तरह के झूठे आरोप लगाने वाले, झूठे मुकदमे, कोई व्यक्ति वैसे ही नाम लगा देता था कि जी झगड़ा हुआ था, ये भी साथ में था। तो इस तरह के जो केसेस हैं नए कानूनों के अंदर कैसे देखा जाएगा? तो ये पर्जरी, फोर्जरी और ऐसे झूठे मुकदमे करवाने वालों को अगर कोई पाया जाता है तो उसको सज़ा है, उसको अपना अलग से सज़ा है। अगर किसी का फाइल करा हुआ मुकदमा जो चलता रहा और बाद में पाया गया कि उसी ने गलत करा था, तो बहुत ज़्यादा सीवियर सज़ा है, 10 साल तक की सज़ा है उसमें। ये भी एक अच्छा प्रोविज़न है। और दूसरा एक और चीज़, कई बार कुछ लोग बहुत देर तक बाद में मुकदमा, आज हुआ कोई ऑफेंस और कुछ दिनों के बाद करते हैं, तो ऐसे तो उसके सवाल आ जाता है कि आपने, अगर आप विक्टिम बने थे तो फ़ौरन क्यों नहीं कर दिया। तो अभी भी उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये देर तक करने का प्रावधान क्यों दे दिया है, कि आपको माना किसी का रेप हुआ या किसी के घर में लड़की के साथ कुछ हुआ या वीमेन के साथ या और भी किसी तरह का कुछ हुआ, तो आप 10-15, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप मे बी आप उस लोकेशन पे नहीं हो। हाउएवर उसका भी प्रोविज़न है, अगर आप लोकेशन पे नहीं हो तो पहले 0 FIR, EFIR, तो वो सब भी है।
पर ये इन्होंने दिया है, ठीक भी हो सकता है, पर आजकल पता है आपको, अच्छे लोग भी होते हैं सोसाइटी में, रियल सफरर भी होते हैं और मिसक्रिएंट्स भी होते तो हैं। नॉर्मली ये माना जा रहा है कि वो जो 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना है आपको, हाँ, उसको हाँ। कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने का टाइमिंग भी तो दिया है हाँ 72 आवर्स। जी, और वो भी ज़्यादा है वैसे तो, इमीडिएटली होना Immediately चाहिए जब आप अगर सफ़र करें। तो ये समय बताएगा कि इसमें मिसक्रिएंट ज़्यादा आते हैं या जिन्होंने सफ़र करा उन्हें फ़ायदा होता है ज़्यादा वक्त देने में। तो मतलब मैम ऐसा नहीं लगता कि चाहे वो जजेस हो, वकील हो, लीगल फैटर्निटी हो, लॉयर, प्रोफेसर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जर्नलिस्ट हो, इन पुलिस वाले हो, इन सबके हाथों में कानून की नई किताब आएगी, सबको दोबारा से स्टूडेंट बना दिया जाएगा। और दोबारा से, और कुछ लोगों को तो दोनों का स्टूडेंट बना रहना पड़ेगा, है ना, दोबारा से। जैसे अब आप जर्नलिस्ट हैं, आप कल को कुछ केस पूछेंगे तो आज का ही पूछ लेंगे, पुराना कभी कोई चल रही होगी कंटिन्यू रिपोर्टिंग, ऐसा करेंगे। आप जजेस को देखिए और स्टूडेंट्स को देखिए, और इवन पुलिस वालों को भी देखिए, बहुत सारे पुराने केसेस भी चलते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल तो है। और साथ में सेक्शन नहीं बदलना चाहिए थे इन्हें, उसका अरेंजमेंट तो कर देते। ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, जो मैंने कई सेमिनार्स में भी कहा है कि वो दिखाने के लिए तो ये कि ऐसा जब बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा तो लोगों को लगेगा बहुत काम करा है, वो एक्चुअली काम नहीं करा है, वो एम्बिग्यूटी बढ़ा दी है, जो शफलिंग करी है वो नहीं करते, जो नई चीज़ें आपको आइडिया आ रहा था वो डालते और ख़त्म करते किस्सा। इसीलिए कि मैम देश के वकीलों के अंदर भी थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है, अपोज कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी जगह जगह मतलब कई बार वो हड़तालों पे जा रहे हैं, विरोध दायर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार थोड़ा, मुझे लगता तो नहीं है वापस लेगी, मगर हो सकता है किसी किस्म के, मैं चूँकि टीचर हूँ, मैं बार बार स्टूडेंट के नज़र से देखती हूँ, हो सकता है ऐसा कुछ कर दें। माना कि एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन करी, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन 24-21 में करी, और वो जुडिशरी के एग्ज़ाम दे तो अगले 10 साल तक सकते हैं ना, एज 30-32 साल तक होती है, आप एग्ज़ाम देते रहें। तो शायद ऐसा कर दें कि इसने लॉ ग्रेजुएशन 2025 में करा था और वो वाला लॉ पढ़ा था, तो इसको तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, 2-2 पेपर बनाया करेंगे, एक उस वाले लोगों के लिए, एक उस वाले लोगों के लिए। मुश्किल तो हर फ्रंट पे है। मैडम अगर हम बात करें एडल्ट्री की, साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग की बात होती है, तो इसके ऊपर क्या है नए कानूनों के अंदर? अच्छा, तो सबसे पहले जो साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, तो ये एक्चुअली आईपीसी में ही आ गया था, पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब हम निर्भया केस के बाद जब पूरा एक चेंज आया था, मेजर अमेंडमेंट हुआ था क्रिमिनल लॉ में 2013 में, तो उस समय ही उन्होंने कर दिया था कि ये सब जेंडर न्यूट्रल ऑफेंसेस होंगे। एक औरत भी आदमी को फॉलो कर सकती है, आदमी भी औरत को। अभी नए लॉ में इसे और स्पेसिफिक कर दिया है कि दे आर जेंडर न्यूट्रल ऑफेंसेस, कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है। अभी रेप के लिए ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो भी एक्चुअली रिक्वायर्ड है। इवन फॉर रेप इट इज़ रिक्वायर्ड, बट रेप इज स्टिल ए वीमेन स्पेसिफिक ऑफेंस, बट अदर टाइप ऑफ थिंग्स दे हैव बिकम जेंडर न्यूट्रल। रिगार्डिंग एडल्ट्री, यस, इट वॉज ए क्वेश्चन विच वॉज रेज्ड इन द सोसाइटी। बार बार उठता था कि औरतें ही क्यों गिल्टी होती हैं अगर वो अपनी शादी को बाहर रिश्ते रखते हैं आदमी, औरत को कोई सज़ा नहीं है। तो ये एक केस आया था आई थिंक 2019 या 20 में, शाइनी जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने एडल्ट्री के सेक्शन को डिलीट कर दिया था कि ईच वन विल बी गिल्टी एज पर द रॉन्ग कमिटेड, ना कि आदमी पनिश होगा, औरत चूँकि इनोसेंट मान ली जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्होंने इसे हटा दिया, 497 का कोई सब्स्टिट्यूट सेक्शन नहीं है अब के लॉ में, इसे डिलीट कर दिया। तो कई सेक्शन है जो डिलीट हुए, मैं आपको कुछ बता दूँ। ज़्यादा तो इसी से रिलेटेड है। एक 377 पहले डिलीट हो गया था, पर जहाँ वहाँ लिखा रहता था डिलीटेड, अब उसे हटा ही दिया है बिल्कुल, है ना, अननेचुरल ऑफेंसेस। फिर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी हटा दिया है, उसको भी हटा दिया है। और ये अडल्ट्री 497 को भी हटा दिया है, सेडिशन हटा दिया, जैसे मैंने आपको बताया 124 ये हटा के, और अब बस वही कर दिया आउट इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई थ्रेट करता है तो पनिशमेंट है। डिफेमेशन को भी बहुत लाइटली कर दिया गया। यस, डिफेमेशन लाइट ही था पहले, एक्चुअली तो डिफेमेशन सिविल ऑफेंस होता है, क्रिमिनल था ही नहीं, पर आईपीसी में था सेक्शन 499, तो डिफेमेशन से ज़्यादा उसके एक्सेप्शन थे कि इन हालात में डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। अगर किसी ने सच्चाई कही है, अगर किसी ने ऐसे बोला है, तो सेक्शन 2 लाइन का था और उसके 2 पेज के उसके एक्सेप्शन थे, 10 एक्सेप्शन थे, और सज़ाएं होती भी नहीं थी, और होती भी थी तो सिविल में होती थी। आपने मुझे ये बोल दिया कॉम्पनसेट कर दो मनी को,
लेकिन ये राहुल गांधी के केस के बाद थोड़ा सा इसने वो पकड़ा था तूल के उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। सज़ा कहने को लॉ में 2 साल की है, मगर वो 2 साल भी कभी किसी को मिलती नहीं थी। इन्होंने अब उसे बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ कम्युनिटी सर्विस, जो कम्युनिटी पनिशमेंट मैंने अभी आपको बताया, तो यानी कि कम्युनिटी पनिशमेंट बहुत लाइट ऑफेंसेस के लिए होती, तो दैट वे यू कैन से इट हैज़ बीन टेकन वेरी लाइटली। मैडम एक चीज़ और, एक सवाल जो रहेगा पूरा इससे हटके, कि जैसा कि हमने आमतौर पर देखा है कि जो वीआईपी होते हैं उनके लिए कोर्ट के दरवाजे रातों रात खुल जाते हैं, अगले दिन ही उनका मैटर लिस्टिंग भी हो जाता है, रात में भी सुन लिया जाता है और सुन भी लिया जाता है, और जबकि आम आदमी को सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। एक तो इस पे मैं चाहूँगा आपका ओपिनियन। नंबर 2 कि क्या आपको लगता है कि आज की डेट में न्याय पाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है? देखो ये फिर बहुत लंबा जवाब है इसका, क्योंकि न्याय पाना ही एक्सपेंसिव नहीं, बल्कि न्याय के बारे में जानना ही, कितने लोग जानते हैं क्या मेरे राइट्स हैं। कानून होना देश में एक अलग बात है, कानून एग्जिस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन उन कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ अमीर ही कर पाते हैं। लॉ इज़ ए लग्जरी, सिर्फ रिच लोग ही उसका यूज़ कर पाते हैं। सिर्फ रिच लोग जो लॉयर्स के माध्यम से जान सकें कि इस लॉ में कैसे जाओ क्या करो, उसके अलावा कोई भी उसका यूज़ नहीं कर पाता। जबकि हमारे अब आज़ादी के 75-76 कितने साल हो गए, मगर अभी भी आम आदमी की पहुंच से दूर है लॉ। पहले तो उसके लिए जैसे आप कह रहे थे कभी दरवाजे खुले ना खुले, पर उसे समझ ही नहीं है उस लॉ की, और जिस समझाने वाली की उन्हें ज़रूरत है वो बहुत महंगा आएगा और बहुत टाइम ख़राब होगा। दिल्ली सीएम को ही देख लो मैम, इनके लिए तो नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कभी सेशन कोर्ट के अंदर, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, सब मतलब तो है ना, उनके इतने सारे लीगल एडवाइजर हैं। अभी मैं लॉ की प्रोफेसर हूँ, मेरे बराबर में ही माना इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो भी प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, डीन है, और मैं प्रोफेसर भी हूँ, मुझे लॉ पता है। अगर अभी कल मेरे ऊपर कुछ आ जाए तो मुझे बहुत मुश्किल लगेगा कोर्ट जाना। मैडम जो सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो नए कानून के अंदर कुछ है कि नहीं? कानून के अंदर इसमें तो कुछ नहीं, क्योंकि आईपीसी है, और हावेवर सेम सेक्स जो रिलेशन है वो अप्रूव हो चुके हैं, और इसीलिए 377 हटा भी दिया है, जो अननेचुरल सेक्स कहते थे पहले उसको। लेकिन कोर्ट तो पल्ला झाड़ता है। हाँ, कानून तो इसलिए कोर्ट ने, चूँकि आजकल बहुत सारे कम्युनिटीज़ हो गई हैं, ट्रांसजेंडर्स, LGBTQ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो और वो साथ अगर रहना चाहें तो उसको तो अप्रूवल मिल चुका है। और वैसे भी कई चीज़ें हो गई जो मैरिज के रिलेशन से थोड़ी अलग हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, मैरिज इज़ ए वेरी सैक्रामेंटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट और टाइप ऑफ लिविंग टुगेदर। तो कई लोग कहते हैं मैरिज की रिलेशन को आप डाइल्यूट कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी पायस रिलेशनशिप इन एवरी रिलीजन, बट आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां लिव इन में रहते हैं, तो उसे फिर कोर्ट ने इसीलिए अप्रूवल ले दिया, वरना उनके बच्चे इलेजिटिमेट होंगे, वीमेन को कोई राइट नहीं मिलेगा। तो वो एक तरह से वो दिया। फिर सेम सेक्स वालों ने कहा कि हम भी साथ इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रहना चाहते हैं, वो भी अप्रूवल दे दिया, पर उसे शादी वर्ड का दर्जा दे दे, उससे कोर्ट अभी इनकार कर रही। तो उसके लिए फिर हिंदू मैरिज एक्ट्स जो है, मैरिज के लॉज, तो उसमें वीमेन मैन के साथ एक वर्ड भी जोड़ना पड़ेगा ना, ट्रांसजेंडर। तो फिर वो तो पूरा वो लॉ चेंज होंगे। जब तक वो लॉ चेंज हो जाए, अगर ये राइट दे भी दें, तो जहाँ सेरेमनीज होंगी, जहाँ से वो मिलेगा, वो चेंज होना ज़रूरी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के डोमेन में आता है, वो पहले लॉज को अपडेट करे और मॉडिफाई करे, चाहे अमेंडमेंट करके या फिर वहाँ भी नए लॉ लाए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नुज़हत परवीन खान जी, जो लॉ की प्रोफेसर हैं, और हमने जिस तरीके से बेबाकी से नए कानून के बारे में परत दर परत जानने की कोशिश की और अपने सवालों के जवाब भी ढूंढे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।